भाई हम डिमांड फंक्शन का जिक्र कर रहे थे बच्चों। तो मैंने बताया था आपको कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शंस। वन इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल एंड अदर इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड फंक्शन। जब हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो वी टॉक अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स जिससे किसी एक पर्सन की डिमांड फॉर अ कमोडिटी गेट्स इफेक्टेड और इम्पैक्टेड। तो ये सारे फैक्टर्स जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, दे आर लेस इन नंबर। मैंने आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं और उसमें जो फैक्टर्स लिखे हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा है। तो जो इसमें छूट जाएंगे इस पीपीटी में वो हम उससे कवर कर लेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि पीपीटी में कोर सीबीएसई के सिलेबस में जो है बस वही लिखा गया है, बट उस स्लाइड में आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स में ज्यादा भी मिलेगा। ओके, चलिए। अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए तो मेरी और आपकी डिमांड में फर्क आ जाएगा। अगर हम जो कमोडिटी खरीद रहे हैं उसके किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाए तो हमारे आपकी विलिंगनेस में चेंज आ जाएगा। इफ आर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, आर विलिंगनेस टू बाय विल ऑल्सो चेंज। इफ आर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, द डिमांड वुड डेफिनेटली चेंज। और अगर फ्यूचर का कोई एक्सपेक्टेशन है तो इसके हिसाब से भी हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो प्लीज कॉपी दिस कंटेंट। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दो लाइन की डेफिनेशन सब लोग लिखेंगे। और बच्चों, ये इक्वेशन बनाकर इन पॉइंट्स को झटपट अपडेट कर ले। चलिए बच्चों, तो आपके सामने आने वाला है पहला डिटर्मिनेंट, दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बट पहले मैं आपको मार्केट डिटर्मिनेंट्स की बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं। इसमें बच्चों आपको प्राइस, प्राइस, इनकम, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ये सारे के सारे पॉइंट सेम नजर आ रहे होंगे, यस और नो? सिर्फ दो पॉइंट्स ऐड ऑन हुए हैं। सर व्हाई ऑल आर सेम? भाई मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी बायर्स एंड सेलर्स। तो मेनी बायर्स में हर बायर को जो चीज इफेक्ट करेगी वो सारे बायर्स को इफेक्ट करेगी। नहीं समझ में? मल्टीपल सिंगुलर्स मेक वन प्लूरल। तो भाई जो चीज आपने इंडिविजुअल में पढ़ी वो मार्केट में तो रहेगी रहेगी, बट देयर आर सर्टन कॉन्सेप्ट्स जो ग्रुप को इफेक्ट करेंगे बट इंडिविजुअल को हो सकता है इफेक्ट ना करे। इसलिए यहाँ पे ये दो चीजें और ज्यादा आ गई हैं। तो वी हैव हेयर चिल्ड्रन इन ऑल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वेर एज मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको इससे भी दो और ज्यादा वन ऑर्डर्स दिए थे मैंने आपको, वो मिल जाएंगे। तो खैर ये सारे पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए। मैं लास्ट के दो आपको फिर से समझा देता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने इनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टेकअप किया था। मान लीजिए कंट्री में तीन तरह के लोग हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। अब गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम कुछ ऐसा कर दिया कि रिच कम्युनिटी को बहुत टैक्स देना पड़ रहा है और पुअर कम्युनिटी को गवर्नमेंट फ्री में राशन दे रही है। तो काफी हद तक जो दोनों की इनइक्वालिटीज होंगी वो कम हो जाएंगी कि बढ़ जाएंगी बच्चों? वो कम हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इक्विटेबल हो जाएगा, व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? लोगों की इनकम अल्टीमेटली, जो गरीब लोग थे पहले वो कम थी, अब बढ़ जाएगी। सर कैसे बढ़ जाएगी? जो परिवार 10,000 रुपये महीना कमा रहा था वो राशन खुद खरीदता था, अब गवर्नमेंट उसको 3,000 रुपये महीने का राशन फ्री में दे रही है। तो क्या राशन में उसको इतने पैसे लगेंगे? नो। तो उसका 3,000 एक तरह से बच गया। वो इस 3,000 को किसी और जरूरत की चीज पे स्पेंड करेगा। तो मार्केट में नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ेगी बच्चों की घटेगी? बढ़ जाएगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? सो इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल, रिच कम्युनिटी की बहुत ज्यादा इनकम है, पुअर कम्युनिटी की बहुत कम, तो लग्जरीज वुड बी मोर इन डिमांड। बट व्हेन देयर इज इक्विटेबल इनकम, तो भाई नेसेसिटीज और कंफर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इंडिया में अगर 1% आबादी अंबानी और अडानी टाइप हो जाए तो टेस्ला गाड़ियों की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होगी। बट अगर 20 से 25% लोग मेरे और आपके लेवल की इनकम अर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है होंडा सिटी जैसी गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कंपेयरिंग इंडिया विद सिंगापुर, विच कंट्री हैज अ लार्जर पॉपुलेशन बेस? डेफिनेटली इंडिया। इंडिया। इज दैट क्लियर? अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, स्पेन 4.82 करोड़ की आबादी है, बस 4.82। कितना अपना दिल्ली बंबई मिला दो हो जाता है, समझ में आ गया? और हमारी लगभग 141 करोड़ प्लस, 142 43 हो गया होगा आज तक। हमने लगभग 150 200 लोग भेजे यहाँ से ओलंपिक्स में और उनके यहाँ कितने ढेर सारे गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर पापा मम्मी अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर, दूसरे डॉक्टर। सुई पकड़नी आती नहीं है, डॉक्टर बनेगा। और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चलो कॉमर्स ले लें, बेकाम करेंगे, मतलब बीकॉम करेंगे, फिर किसी घटिया कॉलेज से घूस वूस दे के एमबीए तो हो ही जाएगा।
और जिनके पास थोड़ी अकल वकल होती है वो अपना टैलेंट जी लेते हैं, वो आईआईटी चले जाते हैं, कुछ एमबीबीएस की ओर चले जाते हैं। तो सर आईटी भी तो इंजीनियरिंग करने जाते हैं। इंजीनियर बनने में और इंजीनियरिंग करने में बहुत फर्क होता है। इंजीनियर कोई भी बन सकता है, समझ में आ गया? सॉरी, इंजीनियरिंग कोई भी कर सकता है, बट इंजीनियर सब नहीं बन पाते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ नेताजी से डरेंगे और किसी से ना डरने वाले, तो यूपीएससी की तरफ चले जाते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो भाई इसीलिए हमारे देश में कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, बट अच्छे लोग बहुत कम है। तो अगर कंट्री में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंडिया में ज्यादा है स्पेन के मुकाबले, तो कहाँ पे चीजों की डिमांड ज्यादा होगी बच्चों? इंडिया में या स्पेन में? इंडिया में। और चाइना में बुढ़े लोग बहुत ज्यादा है, तो लाठी की डिमांड, दवाई की डिमांड चाइना में ज्यादा होगी कि इंडिया में? चाइना। चाइना। तो किस तरह के लोग हैं और कितने लोग हैं, जहां पे वो ज्यादा होंगे वहां पे उस तरह के गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? लाइक अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन्स की डिमांड सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री में होगी भाई? इंडिया। डेफिनेटली आफ्टर चाइना, इंडिया ओनली। इसीलिए एप्पल इंडिया में अपना प्लांट लगा रहा है कि भाई हमारे बाहर इंडिया में बहुत है। अगर हम इस फोन को चाइना में बना के इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से हमारा फोन महंगा हो जाता है। लेट इट मैन्युफैक्चर इन इंडिया ओनली, तो यहाँ के कस्टमर्स को एटलीस्ट सस्ता फोन मिल जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो सब लोग मार्केट डिमांड समझ गए क्या होता है बच्चों? तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ दो तीन पॉइंट्स और ऐड ऑन हो जाएंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? सबने कॉपीफाई कर लिया इसको भाई? अपडेट कर लीजिए जिनका छूट गया है। So let us understand all of them one by one. But again children, उसके पहले फिर एक नई चीज आ गई हमारे पास। क्या आ गई भाई? लॉ ऑफ डिमांड। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, लीगल की क्लास नहीं है। अरे यहाँ पे ये लॉ वाला कानून नहीं है, इट इज बेसिकली अ प्रिंसिपल। तो अल्फ्रेड मार्शल जी का नाम सबने सुना है, यस और नो? यस सर। सबने सुना है भाई? चलिए। यस सर। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब कोई गब्बर सिंह की तरह तो थे नहीं, जो हम बोलेंगे गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया सो मर गया। इन्होंने बड़ी रिसर्च की लोगों के ऊपर, सो कॉल्ड काफी एक्सपीरियंसेस लिए, और इन्होंने दो बातें पटर पटर दुनिया के सामने की कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो जनरली कंज्यूमर की मेंटालिटी होती है कि वो उसको कम खरीदता है, और जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो कंज्यूमर की मेंटालिटी होती है कि वो उसको ज्यादा खरीदता है। बट सो कॉल्ड दिस थिंग इज नॉट always applicable. I repeat, this thing is not always applicable. ये कभी कभी होगा। आई रिपीट, ये कभी कभी। अगर दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी विल गो डाउन, और अगर दाम घटेगा तो क्वांटिटी विल गो अप। अब लॉजिक समझ में आ गया? बट ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा। सर ऐसा क्यों? अगर दवाई सस्ती हो जाएगी, डॉक्टर ने एक टैबलेट बोला है दिन भर में लेने को, आप 5 खाने लग जाएंगे? नो। दवाई महंगी हो जाएगी, डॉक्टर 4 टैबलेट खाने को कह रहा, आप एक खाएंगे? नो। तो क्या मेडिसिन पे ये अप्लाई होगा? नो। तो देर आर सर्टन अजम्पशंस जहां पे ये बातें अप्लाई होंगी, एंड देर आर सर्टन सिचुएशंस जहां पे बातें अप्लाई नहीं होंगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो अल्फ्रेड चाचू ने एक प्रिंसिपल दुनिया के सामने बनाया। क्या बनाया? इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, ये वाला केस चल रहा है, the demand will rise, and vice versa. If the price of commodity rises, its demand would fall. इतनी बात सुनाई पड़ गई सबको? इतनी बात यस सुनाई सर। पड़ गई? बट यस इससे सर। पहले बच्चों ब्रैकेट में कुछ खतरनाक शब्द लिखे हुए हैं। हाँ सर, ये पता नहीं कौन अनपढ़ जाहिल लिख के चला गया, ये पता नहीं संतरा अंतरा कुछ लिखा है। अगर आप पपीता भी खाएंगे हम, संतरा पपीता नहीं लिखा है, सेक्ट्रेस पैरेबस लिखा है। पता नहीं लैटिन ग्रीक फ्रीक श्रीक क्या है, बट कुछ है। इसका मतलब होता है कि जब स्टूडेंट क्लास में बैठा तो टीचर को दो बातों से मतलब है, व्हाट इज बीइंग टॉट एंड हु इज बीइंग टॉट। आई रिपीट, व्हाट इज बीइंग टॉट एंड हु इज बीइंग टॉट। कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि आप खाना खा के आए हैं कि नहीं आए हैं, आपके सिर में खुजली हो रही कि नहीं हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके पैर में चप्पल है कि नहीं है, आपने शैम्पू से सर सवेरे धोया था कि नहीं धोया था। हमसे इन सब बकवास से कोई लेना देना नहीं है। तो अल्फ्रेड मार्शल कह रहा है, बकवास गई तेल लेने, मेरे को दो बातों से मतलब है बस। जब जब चीजों का दाम बढ़ेगा, पीपल विल जनरली बाय लेस ऑफ दैट। जब जब चीजों का दाम घटेगा, पीपल विल जनरली बाय मोर ऑफ दैट। बट अगेन, ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। तो सेट्रिस पैराबिस का मतलब है यहाँ पे,
हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं उनके अलावा हमको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बातें लोग सुन पा रहे हैं? यस समझ सर। में यस आ गई सर। बात? पक्का? तो जब क्लास में स्टूडेंट आता है, मेरे को दो बातों से मतलब होता है कि भाई जो मैं उसको पढ़ाऊं समझ में आए, इज दैट क्लियर, और सो कॉल्ड जो उसका सिलेबस है वो अप टू डेट हमेशा रहे। बाकी आपके एक्स वाई जेड इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या हैं जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमसे एज द टाइम बी यू आर इन टू द क्लास लेना देना नहीं है। उसके बाद हमको आपकी बाकी दुनिया से लेना देना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी के अलावा हम किसी और बात का जिक्र नहीं करते। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? तो जब जब दाम बढ़ेगा, पीपल विल बी हैविंग द विलिंगनेस टू बाय लेस, और जब जब दाम घटेगा, पीपल विल हैव द विलिंगनेस टू बाय मोर। कौन सी चीज है, मेरी इनकम के ऊपर क्या असर पड़ा, मेरा टेस्ट फेवरेबल है कि नहीं, हमको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, मान लीजिए लेना देना हो तो भैया फिर आप इसको लॉ ऑफ डिमांड का नाम नहीं देंगे। तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे एरियाज वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। एरियाज वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब आपके घर में अपने बेटे या बेटी की शादी का कार्ड कोई देने आया, तो आप उससे क्या बोलेंगे? तुम बेटा घर पे ये भाग तो नहीं गया? ये सब मान के चलेंगे कि लड़का लड़की शादी करने को राजी थे। आपने देखा इस बैंक्वेट हॉल में विवाह सेरेमनी होनी है, वो बैंक्वेट हॉल वाले का पैसा दे दिया पूरा आपने? क्या आपको इन बातों से कोई मतलब है? दो बातों से मतलब है, कार्ड आया है, आपको जाना है, शगुन देना है, बस काम खत्म। बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। आप पूछेंगे ये जो लिखा है वक्रकुंड नमाय, ये गणेश जी वाली जो फोटो है, ये ओरिजिनल है? शिव जी से पूछ के लगाई थी? जो पंडित जी अब हायर करेंगे शादी के लिए, पूछ लिया वो आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा पानी वाले से पूछिए पानी का स्टॉल रहेगा कि नहीं, अच्छा पान रहेगा कि नहीं? भाई क्या हमको इन सब चीजों से मतलब है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हमको इन बातों से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ गई बात बच्चों? पक्का? तो ये बच्चे रट तो लेते हैं, बच्चे 100 नंबर भी इकोनॉमिक्स में ले आते हैं, बट कभी पूछ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सर लेट इट बी कांस्टेंट, ये ऐसा बोलते हैं। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब प्राइस और क्वांटिटी के अलावा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में, और भी बहुत जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब इस प्रिंसिपल के अंदर जो दो बातों का जिक्र किया गया है उनके अलावा तीसरी बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। और ये है बच्चों तीसरी बातें। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? तो आपके पापा ने कहा जाओ गराज में कार खड़ी है, जाओ लेते आओ। आप पापा से क्या पूछेंगे? पहिए में हवा है कि नहीं है? जब पापा कह रहे हैं कार लेते आओ, तो भाई आपको ये चीज पूछ लीजिए फ्यूल सफिशिएंट है या नहीं, बाकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो कौन सी दो बातों का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे बच्चों? प्राइस और वो पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी प्राइस की बात हो रही है उसकी क्वांटिटी, कोई और क्वांटिटी नहीं, उसकी क्वांटिटी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? और किन बातों को इग्नोर करना है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं एक धमाकेदार एग्जांपल आपको देता हूँ बच्चों। आपके फ्रेंड ने फोन किया, भाई मेरा बर्थडे है तुम आ जाना। आप उसके बर्थडे में एक बढ़िया सा गिफ्ट लेके पहुंच गए। तो उसने पूछा अरे ये गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, सस्ता था इसलिए मैंने खरीद लिया। आपके अंदर लॉ ऑफ डिमांड की आत्मा घुस आई है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? फिर आप 4 दिन बाद दूसरे दोस्त के बर्थडे में गए, उसने कहा नालायक गिफ्ट नहीं लाए, महंगा था इसलिए नहीं लाए। आपके अंदर लॉ ऑफ डिमांड की आत्मा घुस आई है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फिर यस सर। कुछ दिन बाद आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए, वहां पे वो दोनों दोस्त आए थे, जिसके यहाँ सस्ता गिफ्ट लेकर गए थे और जिसके यहाँ महंगा गिफ्ट लेकर नहीं गए थे। वो दोनों दोस्त वहां पे आए थे, ये वाला दोस्त भी आया था और ये वाला भी। अब तीसरे दोस्त के यहाँ आप गए, उसके यहाँ भी आप गिफ्ट लेके गए, दोनों बोले भाई ना दाम बढ़ा ना घटा, तब भी तुम क्यों गिफ्ट ले आए? मेरी इनकम बढ़ गई थी इसलिए मैं गिफ्ट लेके आया हूं। मतलब अब आपके अंदर किसकी आत्मा आ गई? अदर थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट। अदर थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट। तो जब मैं चश्मा लेने गया दुकान पे, तो मैंने दो बातों पे फोकस किया। एक तो भाई बजट फ्रेंडली होना चाहिए, और दूसरा नजर आए। शॉपकीपर इससे भी सस्ता ग्लास मेरे को दे रहा था, बट वो मेरी पावर के कंपैटिबल नहीं था, तो मैं ले लूं सस्ता था तो। नजर भी तो आए, नजर भी तो आए। पता लगा गाड़ी में अपनी वाइफ को बैठाने के बाद किसी और पर अटैक चल दिए, खोपड़े में बात गई। तो क्या ऐसी इकोनॉमिक्स अप्लाई करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करनी चाहिए।
लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक यस सर। अंडरस्टूड वेल? तो अदर यस थिंग्स सर। रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब, जब आप लॉ ऑफ डिमांड में बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आपका मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी के अलावा बाकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन? पक्का? एक और धमाकेदार एग्जांपल दूं, दुखी तो नहीं होंगे? अन्नपूर्णा जी, अपूल जी, जय भाई, नमन जी, शाश्वत जी, विराज जी, सृष्टि जी, हाँ सुनने को तैयार? पीपल ऑन द यस हॉट सर। सीट सुनने को तैयार? पक्का? खतरनाक एग्जांपल है, लेक्चर यस सर। रिकॉर्ड पे है। अगर मम्मी देख ली तो बहुत मार मारेंगी, और मैं कह दूंगा तुम लोग बोले तभी मैंने सुनाया था। मम्मी का बर्थडे था और पापा एकदम धमाकेदार गिफ्ट लेके गए, तनिष्क से 25 ग्राम का गोल्ड का पेंडेंट सेट विद डायमंड रूबीज स्टडेड इन दैट, 11 लाख रुपए। कितने का? 11 लाख। सर काहे लेके गए? और ले गए, मम्मी का बर्थडे था। मम्मी का जब बर्थडे हुआ तो आपको मम्मी ने कहा पापा के लिए कोई धमाकेदार गिफ्ट लेके आओ। आपने मिंत्रा में जब सेल लगी तो 100 रुपए में एक के साथ एक शर्ट मिल रही थी, वो खरीद ली। शर्ट सस्ती थी इसलिए आपने खरीद ली। मम्मी कही वाह, शाबाश मेरे शेर। तो मम्मी के अंदर लॉ ऑफ डिमांड की आत्मा आ गई है। समझ में गया? क्योंकि मम्मी ने 2 शर्ट क्यों आपको खरीदने को बोली? क्योंकि दाम गिरा था। बट क्या बेचारे पापा ने लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई किया? अगर वो करते उनकी डिमांड घर में खत्म हो जाती। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे घर में जब शॉपिंग होती है, माय वाइफ से ये खरीद लो, हाँ खरीद लो, लीज बॉदर्ड अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन ही सेज तुम्हारे लिए शर्ट ले लें, मैंने कहा सस्ती है तभी लेना, महंगी शर्ट इस बदन को जचती नहीं है। लोग सोचेंगे मांगे की पहनी है, दो भी यहाँ चुरा के लाए हैं। इज दैट अंडरस्टूड बच्चों? इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर आप अपने दोस्त यार के बर्थडे में गए, सस्ता गिफ्ट था इसलिए खरीदा, तो आपके अंदर एल्फ्रेड मार्शल की लॉ ऑफ डिमांड की आत्मा चली आई। बट दोस्त आपके यहाँ गिफ्ट लेके आया क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज का या पीसीएम का था, कॉमर्स वाला नहीं था। ये दलिद्रापा सिर्फ कॉमर्स में जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो लोग करते हैं। सस्ता होगा तो गिफ्ट खरीदेंगे, महंगा होगा तो नहीं खरीदेंगे। तो कॉमर्स वाले जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनके अंदर लॉ ऑफ डिमांड चला आता है। ह्यूमैनिटीज वाले तो नाम से ही इंसान है, इंसानियत है उनके अंदर। पीसीएम वाले थोड़े होते ही कमजोर हैं बुद्धि से, वो ज्यादा सोचते नहीं है, दिन भर बेचारे एटम मॉलिक्यूल में फंसे रहते हैं। ओके, तो वो लोग इन सब बातों पे जिक्र नहीं दे पाते। समझ में आ गया बच्चों? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब इस थ्योरी में सिर्फ इन दो बातों का जिक्र है, बाकी किसी चीज का जिक्र। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक यस अंडरस्टूड? सर। पक्का? बट अगर प्राइस कोको कोला की बढ़ गई, कोको कोला की प्राइस बढ़ गई, तब भी आप खरीद रहे हैं, इज इट लॉ ऑफ डिमांड? नो। क्यों खरीद रहे हैं बताऊं? लोग कह रहे हैं सर वो आलिया भट्ट मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है सर, इसलिए खरीद रहे हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी तो यू विल बाय मोर, घटेगी तो यू विल बाय लेस। यस। क्या आपको इससे कोई लेना देना है? अगेन ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो यू विल बाय इट इन लार्जर क्वांटिटी, और नहीं पसंद तो यू विल बाय इट इन लेसर क्वांटिटी। अगेन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जहां पे इन बातों का जिक्र हो गया और आपकी क्वांटिटी इनकी वजह से बढ़े या घटे, सॉरी, दैट इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड उसी फिनोमिना को बोला जाता है जहां पे प्राइस के बढ़ने से हम कम खरीदें और घटने से हम ज्यादा। किसी और वजह से अगर आप कम और ज्यादा खरीद रहे हो, सॉरी, दैट इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बस तभी तक है जब तक ये चल रहा है। लॉजिक समझे या बिल्कुल नहीं समझे? इज दैट क्लियर? यस इज सर। दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो झटपट इसको कॉपीफाई कर लें। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। भाई शाश्वत जी ने एक प्रश्न पूछा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। इफ आई टेक एन एग्जांपल कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का प्राइस आज 3050 है और भविष्य में लग रहा है कि 3600 का हो जाएगा, इस उम्मीद के हिसाब से शाश्वत जी 200 शेयर्स खरीद लेते हैं। सॉरी, दिस इज नॉट द लॉ ऑफ डिमांड। क्यों सर? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है आज अगर प्राइस गिरे और आप ज्यादा खरीदें, देन इट इज लॉ ऑफ डिमांड। ये क्यों आज ज्यादा खरीद रहे हैं? क्योंकि इनको उम्मीद है कि फ्यूचर में बढ़ेगा। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। 3050 प्राइस था, घट के 2900 रुपये आ गया और आपने 200 शेयर्स खरीद लिए। डेफिनेटली चिल्ड्रन, डेफिनेटली दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डिमांड। खोपड़े में बात गई? तो अगर आपको लग रहा है यस मोहल्ले सर। में एक प्रॉपर्टी बिक रही है, आने वाले टाइम में दाम बढ़ जाएगा
और आपके पापा ने ये सोचते हुए प्रॉपर्टी खरीद ली, सॉरी, इट इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तब होता जब आज प्रॉपर्टी का प्राइस कल के मुकाबले गिर जाता और पापा कह रहे हैं बढ़िया डील मिल रही है चलो खरीद लें, देन इट इज डेफिनेटली लॉ ऑफ डिमांड। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? तो आज आपका यस। यस। जन्मदिवस है, मैं हैप्पी बर्थडे बोलूं, समझ में आता है। कल अगर मैं हैप्पी बर्थडे बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर आपकी बुद्धि का हैप्पी बर्थडे है आज, तो मेरे को बिलेटेड शब्द ऐड करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो सवेरे नाश्ते में बनी हुई चीज रात को डिनर में खाएं। सवेरे 7 बजे मम्मी ने बनाया था, रात को 9 बजे आपने डिनर में खाया, हो गए 14 घंटे, बट स्टिल ये बासी नहीं है। बट रात को 11 बजे खाना बना और अगले दिन सुबह 6 बजे नाश्ते में खाया, उसे बासी माना जाएगा बिकॉज डे हैज चेंज्ड। तो जो बासी और फ्रेश की डेफिनेशन है ये डेट के हिसाब से चलती है, आवर्स के हिसाब से नहीं चलती। तो लॉ ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है ये सिर्फ दो बातों के हिसाब से चलती है। टू व्हीलर है सर, समझ गए, हम इसको फोर व्हीलर समझ लेते हैं। प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस के हलचल होने से क्वांटिटी में हलचल हो जाए तो लॉ ऑफ डिमांड, और किसी चीज में हलचल हुई तब क्वांटिटी चेंज हुई, सॉरी ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं। झटपट लिख लें इसको। तो मैंने थोड़ा दिमाग आपका ज्यादा चाट लिया, बट समझ में आ गया होगा। और चैलेंज करता हूँ, 9 10 में बहुत साइंस फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट आपको आज पहली बार समझ में आया है। जिसकी बात कर रहे हैं सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी बाहर चूल्हे में जाए हमसे कोई मतलब नहीं। इज दैट क्लियर? तो आप घर में आए, मम्मी ने पूछा बेटा मैथ्स में कितने नंबर आए, आपने कहा 88 आउट ऑफ 100। वो शर्मा जी की लड़का तो 95 लाया है। आप ये नहीं कह रहे मम्मी को बुढ़िया चुप, आप मम्मी कह रहे हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मुंह ना खुलवाओ, नहीं तो शर्मा जी अपने लड़के को खूब सूतेंगे है, चिट लेके गया था। एक क्वेश्चन को 3 3 बार अलग अलग क्वेश्चन नंबर डाल के अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी वही आंसर, 14 का भी वही आंसर, 21 का भी वही आंसर। टीचर तो नंबर देता क्या सही समझ के, वो देखा ही नहीं क्वेश्चन कोई दूसरा था। ये भी एक टेक्निक होती है बोर्ड में, हम लोग देखी है। एक बार मैं कॉपी चेक कर रहा था, देखा क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही आंसर लिखा है, 22 में वही आंसर लिखा है। बच्चे ने क्या जुगाड़ लगाया, मेरे को आंसर एक आता है बट क्वेश्चन दो है, दूसरे को आंसर आती नहीं, वही फिर से लिख दो। टीचर देखेगा टिक करता जाएगा, आंसर सेम मिल रहा है टिक कर दो। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मौसी का लड़का देखो आईटी क्वालिफाई कर लिया, देखो कितना ऊपर चला गया। भैया आपकी शादी अगर मौसी से पहले हुई होती तो हम भी मौसी के लड़के लड़की बन जाते हैं। अब मौसी के लड़के की उम्र है 22 साल, हमारी उम्र है 12 साल। अब कैसे 12 साल वाला आईटी क्वालिफाई करेगा बताओ? या तो आर्यभट्ट की औलाद हो। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो मौसी जी के लड़के से हमको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बच्चों बातें? चलिए, सो प्राइस बढ़ेगी तो हम कम खरीदेंगे बच्चों, और प्राइस घटेगी तो हम ज्यादा। इतना सबको समझ में आ गया? इज दैट अंडरस्टूड? झटपट कोडिफाइड लैंग्वेज में लिख लें इसको। बच्चों ये ग्राफ मैं आपको अभी नहीं बनवाऊंगा, ये ग्राफ मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा तब बनवाऊंगा, ठीक है? तो अभी आप इन ग्राफ्स को कैसे बनाएंगे बस ये समझ लीजिए। आपने हेडिंग लिख दी लॉ ऑफ डिमांड, कंटेंट भी लिख लिया था सबने। चलिए, राइट डाउन चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज डिमांड? शेड्यूल, प्राइस एंड क्वांटिटी। 1 2, या 1 2 नहीं लिखूंगा, थोड़ा इसी के हिसाब से लिख देता हूँ। 4 6 8। नजर आ गया? नजर आ गया बच्चों? यस सर। 4 रुपए की कमोडिटी बाजार में थी, चूरन का पैकेट, हम 100 पैकेट चूरन डेली खाते थे। दाम बढ़ के 6 रुपए हो गया, 80 पैकेट खाने लग गए, और दाम बढ़ गया 60 पैकेट खाने लग गए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही चूरन का दाम बढ़ा आपकी मम्मी ने 2 झापड़ आपको मारे कि नालायक गला खराब हो जाएगा। तो अब आपको मेरे को बताना पड़ेगा महंगा होने की वजह से आपने कम कंज्यूम किया या मम्मी का झापड़ पड़ने की वजह से? अगर महंगा होने की वजह से कम खरीद रहे हैं चूरन, इट इज लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बढ़िया डिमांड। गए मम्मी से, सॉरी, देन इट इज नॉट लॉ ऑफ। इज दैट क्लियर? हम एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए टॉफल का या सैट का, इसलिए हार्वर्ड पढ़ने नहीं जा पाए, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता। औकात नहीं थी फीस जमा करने की 1.5 करोड़ रुपए, इसलिए हम नहीं जा पाए, ये लॉ ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो जो जो लोग थर्सडे को मूवी देखने जाते हैं उनके अंदर एल्फ्रेड मार्शल की आत्मा आती है, भाई सस्ता टिकट है चलो। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए, चटपट इस ग्राफ को भी आप ड्रॉ कर लेंगे।
₹4 कमोडिटी थी, 100 यूनिट्स खरीद रहे थे। ₹6 की हो गई बाइंग लेस, ₹8 की हो गई बाइंग लेस। तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड स्लोप आपको मिलेगा बच्चों। एक बात का जिक्र मैं आपसे और करूंगा यहाँ पे, नीचे की तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है बच्चों या घट रही है, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। आप जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। घट कैसे रही पता भाई? नीचे की तरफ तभी जाएंगे जब ग्राफ आगे मूव होगा। इज दैट क्लियर? 60 से 100 इट्स गोइंग अप और फॉलिंग डाउन। गोइंग गोइंग अप। अप। ₹8 की कमोडिटी थी। आई रिपीट चिल्ड्रन, ₹8 की कमोडिटी थी, कितना खरीदे थे? 60। मार्क्ड है, देख लीजिए पहले यस। ग्राफ, फिर छापोफाई कर लीजिएगा। ₹8 की कमोडिटी थी, 60 यूनिट्स खरीद रहे थे, इट्स हेयर। ₹6 दाम गिर गया, 80 खरीदने लग गए, इट्स हेयर। ₹4 की थी, 100 खरीदने लग गए, इट्स हेयर। तो इट्स गोइंग डाउन। इसको आने वाले टाइम में हम बोलेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन और एक्सटेंशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। खबरदार किसी ने इंक्रीज या डिक्रीज शब्द यूज किया, उसका मतलब बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपने कहीं यहाँ पे एक्सटेंशन की जगह इंक्रीज लिख दिया, आपको ऐसा ही गोल गोल अंडा मिलेगा। और इस अंडे में खराबी है कि इसका ऑमलेट भी नहीं बन पाता है, उबला अंडा है मतलब ये। और अगर कॉन्ट्रैक्शन के केस में आपने डिक्रीज शब्द का प्रयोग कर लिया, तो फिर आपने बढ़ जाएंगे। क्यों बताऊंगा आने वाले टाइम में, परेशान मत होइए। So as price goes up, we have the tendency to buy less. As price goes down, we have the tendency to buy more. Other things remaining constant लिखना जरूरी है बच्चों, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड के स्टेटमेंट पे 0 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। तो you will start your answer like this: other things remaining constant, when price of a commodity falls, its quantity demanded rises. When price of a commodity increases, its quantity demanded falls. समझना क्या? दाम बढ़ेगा, कम खरीदेंगे, घटेगा तो ज्यादा। झटपट अपडेट दिस। कोई क्वेरी है तो आस्क। सर। लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। सो ये है बच्चों डिमांड शेड्यूल, आप ऑलरेडी जान चुके हैं इसको। टैबुलर प्रेजेंटेशन विच कंसिडर्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। इसी का जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? डिमांड कर्व। क्या आ जाएगा? डिमांड। डिमांड। समझ में आ गई बात? तो आपने जहां पे स्लोप अभी बनाया था, स्लोप मतलब जहां पे आपने ये शेड्यूल बनाया था, सबको नजर आ रहा होगा, दिस वन। लिखा है सबने डिमांड शेड्यूल, और ग्राफ भी बनाया था आपने, वहां लिख लीजिए डिमांड कर्व। एनी डाउट्स ऑन दिस नो चिल्ड्रन? सर। एनी डाउट्स ऑन दिस? नो सर। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? यस सर। सो अंडरस्टूड व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज डिमांड कर्व। चलिए, एक बात और आपको याद रखनी है इसमें। ₹10 पे मेरे एग्जाम्पल में कितनी यूनिट्स आप खरीदना चाह रहे हैं? 8। एट। ₹20 पे बच्चों 6, सिक्स। ₹30 पे 4, एंड ₹40 पे 2। टू। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस: जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी कम कम होती होती जा जाएगी। रही है। जैसे जैसे प्राइस घटती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही बढ़। है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट वी कॉल एज इनवर्स और इनडायरेक्ट। ये ना बोलना उल्टा रिलेशन, उल्टी कर देंगे नंबर देखने के बाद आपने। इनवर्स और इनडायरेक्ट रिलेशन। बट क्या बच्चों ऐसा हर बार होगा जीवन में? नो। दीपावली का सीजन है, अभी रक्षाबंधन आने वाला है। क्या लड़कियां अपने भाइयों के लिए तभी राखी खरीदेंगी जब राखी सस्ती होगी? नहीं सर। सर अगर ₹20 की राखी ले जाएंगे, तो दलिद्र भैया 500 एक देगा। अगर 40 की ले जाएंगे, तो 1100 देगा। तो मैं बताऊं, 1 करोड़ की राखी ले जाओ, सर भैया विजय माल्या हो जाएगा। उसमें भी कुछ असम्पशन में भाग जाएगा, कहेगा हमको राखी नहीं बनवानी है, हमारे गले में फंदा बांध दो। इज दैट अंडरस्टूड? तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो भाई रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ रहा है, चाहे रक्षाबंधन वाली राखी 40 की मिले, 100 की मिले, 200 की मिले, आपको खरीदनी है तो खरीदनी है। क्या लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा? नो। बट कुछ लोग पता है क्या करते हैं? लेटस से दीपावली का फेस्टिवल है, किसका? और शुभ मुहूर्त, ये सुना होगा आपने, सेकंड ब्रदर फेस्टिवल। ये भाई दूज का जो शुभ मुहूर्त है, वो 11:15 से 4:45
45 मिनट तक शाम को है। इज दैट क्लियर? अब जो जो भाई लोग इस टाइम में टीका लगवा लिए वो इंसान है, बाकी कौन है? बाकी इकोनॉमिक्स है। क्यों? भाई मुहूर्त में टीका लगाएंगे तो बहनों की डिमांड बढ़ जाएगी और धन उगाही करेंगे, श्राप राप दे देंगी भाई को, जाती रही टांग टूट जाए। इज दैट क्लियर? तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला ऐसा है, 5:12 पे टीका लगाओ, ताकि थोड़ा सा दान दक्षिणा कम देनी पड़े। समझ में आ गया? टीका तो उतना ही लंबा लगेगा, दान दक्षिणा कम हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड आ गया। नहीं समझे बात को? पक्का? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इस हेडिंग की सो कॉल्ड ज्ञानबाजी हमारे अगले लेक्चर में होगी बच्चों। मैं आपको पहले डिटर्मिनेंट्स के ऊपर थोड़ा और ज्ञान दे दूं, तब आप सो कॉल्ड इनको पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ नहीं लेंगे आपको मजा आएगा नहीं है पढ़ने में। तो लेट अस स्टडी डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट एंड देन वील बी गोइंग ऑन टू दिस। सबको खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? यस सर। तो अपनी हैंड रिटन नोट्स वाली शीट ओपन कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ लें पूरे ठीक से। ऑल 9 आर वेल विजिबल टू ऑल? ऑल 9 आर वेल Yes, sir. विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? Yes, sir. यस सर। चलिए, रेडी? क्योंकि पहले जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तो मजा आएगा नहीं एक्सेप्शन पढ़ने में। मिलेंगे बच्चों? यस सर। सबसे पहला, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस गिरेगा वी विल बाय लेस, और बढ़ेगा तो वील बाय मोर। इज दैट क्लियर? सर ऐसा होता क्यों एग्जैक्टली ये बात मन में आती होगी। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए। कमोडिटी 10 रुपए की थी, वी आर बाइंग 100 यूनिट्स। 8 रुपए की हो गई, वी आर बाइंग हाउ मेनी? 150। द लॉजिक इज नथिंग एल्स बट यूटिलिटी। खोपड़े में बात गई चलन। आपको क्या लग रहा है कि भाई अगर कमोडिटी 10 की है 1 यूनिट, तब भी वो उतना ही सेटिस्फैक्शन देगी? आपको जब कमोडिटी 8 रुपए की मिलती है उसका सेटिस्फैक्शन उतना ही होता है। तो व्हेन सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम और आप 10 की बजाय 8 रुपए पे कर रहे हैं, तो योर MUX एक्सीड्स योर PX। आप 10 रुपए में जितना सेटिस्फैक्शन ले पा रहे थे, सेम सेटिस्फैक्शन कितने मिल रहा है? 8 रुपए में। तो आप ज्यादा खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? नहीं समझे बात को? समझ में क्या? तो दिस इज द बेसिक रीजन टू द कॉन्सेप्ट। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? यस सर। कंज्यूमर्स इनकम, ये बहुत मजेदार है, इसको बहुत ध्यान से समझने की सबको जरूरत है। मेरी कमाई बढ़ गई, मैं सो कॉल्ड अभी तक बर्गर्स कहां पे खाता था? मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स। और अब हम बर्गर्स खाने कहां पर जाया करेंगे? वेरी गुड ताज। अर्लियर माय इनकम वाज 100 crores पर सेकेंड। बाप रे बाप, अंबानी को ही पिछाड़ दिया। बोलने में क्या जा रहा है, देखने में अच्छा लगता है। तो जब 100 करोड़ की इनकम थी, आई यूज टू ईट बर्गर्स वेयर चिल्ड्रन? एट मैकडोनल्ड्स। अब मेरी इनकम हो गई 250 करोड़ पर नैनो सेकेंड। पर नैनो सेकेंड। पहले पर सेकेंड 100 करोड़ कमा रहे थे तो मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाते थे। अब पर नैनो सेकेंड 250 करोड़ कमा रहे हैं तो कहां जाएंगे बर्गर खाने? ताज। औकात बढ़ गई? औकात बढ़ गई? तो Yes, sir. इनकम के बढ़ने से जो कमोडिटी या सर्विस आप लेने लग गए बच्चों, उसे आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड्स। और सर इसे क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गुड्स। दे आर कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स। तो आपके पापा की पहले जो भी इनकम थी, आप हर संडे ताज में डिनर करने विद फैमिली जाते थे। इनकम बढ़ गई, अब कहां जाएंगे? हर संडे पाम जुमेरा आइलैंड दुबई जा रहे हैं। संडे की फ्लाइट पकड़ते हैं सवेरे की, दुबई पहुंचते हैं दिन तक 2-3 घंटे में, डिनर करके रात में वापस आ जाते हैं। तो ताज विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर एंड पाम जुमेरा विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी तक आपके मौसा जी की इनकम कम थी, बेचारे गरीब थे, और पाम जुमेरा आइलैंड में हर महीने 1 हफ्ते वो रहते थे। अब इनकम बढ़ गई, सीधे स्पेसएक्स मिशन एलन मस्क साहब का था, 1 हफ्ता वहां रह रहे हैं। तो पाम जुमेरा आइलैंड क्या हो जाएगा भाई? इंफीरियर। और स्पेसएक्स में रह रहे हैं तो
नॉर्मल। नहीं समझे? अभी तक आप डेली पढ़ते पढ़ते गाना सुनते थे 2 कौड़ी के रेडियो पे। अब इनकम बढ़ गई, आपने एप्पल का आईपॉड खरीद लिया, तो वो जो रेडियो था 2 कौड़ी वाला, इंफीरियर, एप्पल आईपॉड इज Normal. नॉर्मल। इज दैट क्लियर? अभी आप अपनी हेयर ड्रेसिंग के लिए 15 रुपए का चूहा किराए पे लाते थे 1 घंटे के लिए, उससे बाल चरवा लेते थे, दैट चूहा वॉज इंफीरियर। अब जावेद हबीब में चले गए, इट इज नॉर्मल। अभी भी नहीं समझ में आया? मम्मी को आपके ऊपर गुस्सा आया, पहले हाथ से ही 2 कंटाप मार दी, तो मम्मी का 2 हाथ कंटाप मारा, इंफीरियर। अब उन्होंने नीता अंबानी को आपको मार खिलवाने के लिए बुला लिया है, और नीता अंबानी एक झापड़ का 100 करोड़ लेती हैं, तो मम्मी आपको 4 कंटाप लगवाएंगी, उनसे 400 करोड़ देंगी, तो नीता अंबानी जी की सर्विस नॉर्मल गुड्स। अभी भी नहीं समझ में आया? तो इनकम के बढ़ने से जिस कमोडिटी को आप अक्वायर करते हैं वो नॉर्मल, और जिसको फोरगो करते हैं वो इनफीरियर। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? यस इनकम सर। कितनी भी हो जाए, मौसा जी की, मेरी, आपकी, क्या 50 रुपए का नमक का पैकेट दुकानदार को 5 करोड़ रुपए दे खरीद लेंगे? हम रईस आदमी हैं, हम सस्ता सामान नहीं खरीदते। द सॉल्ट पैकेट वुड रिमेन सेम। एलपीजी सिलेंडर आपके जो घर में आता है, इट्स प्राइस वुड रिमेन सेम। जो पेट्रोल या डीजल आप खरीदते हैं चिल्ड्रन, कितनी भी आपकी इनकम हो जाए, द प्राइस वुड रिमेन सेम। तो देर आर सर्टन थिंग्स जिसमें इनकम बढ़े या घटे, द कंजम्पशन रिमेन्स सेम। वो कभी महंगा सस्ता नहीं होता, उसका कंजम्पशन भी लगभग वही होता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस, इनकम कम हो रही थी, सॉरी कम थी, तो यू आर बाइंग मैकडोनल्ड बर्गर्स। इनकम बढ़ गई, यू आर बाइंग बर्गर्स एट ताज। तो ताज में जाके बर्गर खाना इज नॉर्मल गुड्स, और मैकडोनल्ड्स का बर्गर छोड़ देना इज इंफीरियर। बट इन चीजों का कंजम्पशन बरकरार रहेगा, चाहे आपकी इनकम बढ़े या आपकी इनकम घटे। समझ में आ गया? तो अंबानी किसी जमाने में नॉर्मल फ्लाइट पे ट्रैवल करते थे, इनकम बढ़ गई, दे स्टार्टेड हायरिंग चार्टर्ड फ्लाइट्स। तो चार्टर्ड फ्लाइट क्या हो गई भाई? नॉर्मल गुड्स। और पुरानी फ्लाइट क्या हो गई? इंफीरियर। बट इनफीरियर जो उनका गुड्स। ब्रीफकेस था 5,000 का, वो 5 ही हजार का रहेगा, चाहे उनकी इनकम ज्यादा हो चाहे कम हो। दैट इज कॉल्ड एज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। समझ में आ गई तीनों बातें? यस पक्का? सर। तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे बच्चों, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप कुछ चीजों को अब इग्नोर करके थोड़ा बेटर क्वालिटी लेने लग जाते हो, तो वो बेटर क्वालिटी नॉर्मल गुड्स हो गई, और जिनको आप छोड़ के आए हैं वो इंफीरियर। बट कुछ चीजें तो हमेशा जीवन में वही रहती हैं, जैसे चाट खानी है, तो भाई सड़क पर ही ठेला मिलेगा, हर बार आप हल्दीराम जाके नहीं खाएंगे, तो दैट इज इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए, taste and preference children. If you have a favorable taste, quantity demanded will be more, and if you have unfavorable taste, quantity demanded would decrease. इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, हैंड रिटन नोट्स अगर आपके पास हो तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, नहीं हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के अपडेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, इतनी अंग्रेजी आती है ना भाई। चलिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इतना क्लियर कट लिखा हुआ है, किताब में भी इतना क्लियर कट आपको मिलेगा नहीं, दैट्स अ चैलेंज। चलिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? देखने में फर्क है, बट सेटिस्फैक्शन इज सेम। आई रिपीट, देखने में फर्क है बट सेटिस्फैक्शन इज सेम। Same. कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ एक फ्री, बट जॉइंटली नीडेड। सर समझ गए? राधे श्याम सीताराम। अरे राधे श्याम सीताराम नहीं होता, शूज के साथ आप सॉक्स बोल सकते हैं, टी के साथ टी लीव्स, सॉरी मिल्क बोल सकते हैं, ब्रेड के साथ बटर या जैम बोल सकते हैं, सर टिक्की के साथ आलू बोल सकते हैं, मिर्ची वाला। हाँ चलिए, आपको पसंद है तो बोल लीजिए, कोई बात नहीं। कोक एंड पेप्सी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ मना किया था, बट देखिए मैंने मना किया था इसलिए मैंने बाद में लिखा है ना, घटिया चीजों को हमेशा बाद में कंसिडर किया जाता है, पहले तो मैंने कोक और पेप्सी लिखा हुआ है। तो कोक एंड पेप्सी दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। किसी जमाने में कोक की बोतल 20 रुपए की थी बच्चों, और पेप्सी की बोतल भी कितने की थी? 20 रुपए की। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। पेप्सी खरीदने वाले और कोक खरीदने वाले 90 पीसेस एंड 80 पीसेस रिस्पेक्टिवली खरीद रहे थे। अब पेप्सी का दाम बढ़ के 24 रुपए हो गया। कितना? 24 24। रुपए। कोक वाले खेल कर गए यहाँ पे,
ये कोक अभी भी कितने की बेच रहे हैं बाजार में? 20 की। तो अब बच्चों होगा क्या? पेप्सी की जनता कोक खरीदने आएगी या कोक वाली पेप्सी? पेप्सी खरीदने वाली जनता क्या खरीदने आएगी? कोक। वाई? वाई? पेप्सी इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन विद कोक। डैन कोक बोल देंगे तो एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, लॉन्ग आंसर लिखना है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखो। तो अब लोग पेप्सी की 400 यूनिट्स खरीदने लग जाएंगे। तो व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गोज अप, इट्स अदर सब्स्टिट्यूट इन रिलेशन टू इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, अज्यूमिंग दैट सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम। लॉजिक अंडरस्टूड? जब आप क्रैकर्स खरीदने जाते हैं दीपावली में तो ऐसा होता है, एक डिब्बा फुलझड़ी उसी साइज की 100 रुपए की है, दूसरी वाली उसी साइज की 120 की, आप कौन सी खरीदते हो? डबल। वैसे तो जलाने का कोई भी खरीद लो। इज दैट क्लियर? वो कॉक ब्रांड 10,000 पटाखे वाली, वो क्या बोलते हैं, चटाई, सोना जाना उस चटाई के ऊपर, परमानेंटली सो जाओगे नहीं तो। ओके। जो कॉक ब्रांड है वो है 6,000 रुपए की, और नॉर्मल कोई लेटेस्ट से वो मक्खी ब्रांड है वो है 3500 रुपए की। तो आप कौन सी खरीदेंगे? मक्खी ब्रांड। समझ में आ गया? उसमें बाकी आवाजें मक्खी की तरह आएंगी, चिट्ट चिट्ट चाट चाट नहीं आएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? यस सेम सर। इज द केस विद Yes. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा। पेट्रोल बोले तो फ्यूल, फ्यूल एंड कार। पेट्रोल 60 रुपए लीटर था जिस जमाने में नोट्स लिखवाए, तो उस जमाने में पेट्रोल 60 रुपए हुआ करता था। और कार का दाम कितना था? 4 लाख। ये ऑल्टो K10 होगी। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कार तो अभी भी 4 लाख की है। तो जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, पीपल विल बाय लेस ऑफ पेट्रोल कार्स और सेम क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कार्स लेस, क्योंकि अब गाड़ी चलाना उनके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे सीएनजी कार की डिमांड बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात, सीएनजी कार की डिमांड बढ़ेगी। तो सीएनजी कार एंड पेट्रोल कार आर सब्स्टिट्यूट्स। सीएनजी कार एंड पेट्रोल कार आर सब्स्टिट्यूट्स, बट पेट्रोल एंड पेट्रोल कार आर जॉइंटली डिमांडेड। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो बाजार में क्यों टेलर शर्ट की सिलाई कम लेता है और पैंट की सिलाई ज्यादा लेता है? इसलिए क्योंकि भाई शर्ट जो सिलवाएगा ट्राउजर तो सिलवाएगा ही सिलवाएगा, बट ये गारंटी नहीं है वो शर्ट के साथ जीन्स पहन सकता है। तो अगर सो कॉल्ड हम शर्ट की सिलाई और बढ़ा देंगे तो ना वो शर्ट सिलवाएगा ना ट्राउजर सिलवाएगा। ऐसे शर्ट की सिलाई थोड़ी कम रखो, हो सकता है वो ट्राउजर भी हमसे स्टिच करवा ले, हम उसमें ज्यादा पैसा लपेट लेंगे उसका। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? टैप देखा है? टैप, नल। यस। टैप में पाइप में एक फिटिंग लगती है, फिर उसके ऊपर नल फिक्स होता है। ये कंपनियां बड़ी चालबाज होती हैं बच्चों। टैप सस्ता बेचती हैं और उसके अंदर का जो अटैचमेंट होता है वो महंगा बेचती हैं। क्यों? भाई मेरी कंपनी का टैप मान लीजिए 100 रुपए का, आपकी कंपनी का टैप लेटेस्ट से 90 रुपए का, ठीक है? तो लोग आपकी कंपनी का टैप ज्यादा खरीदेंगे। आपने चतुराई क्या की, जो अंदर की फिटिंग थी वो 220 की बेच रहे हैं, और मैं अंदर की फिटिंग 180 की बेच रहा हूं। तो मेरी कंपनी की फिटिंग और टैप मिला के 280 लगेगा, आपकी कंपनी की फिटिंग और टैप मिला के 310 लगेगा। तो आप पब्लिक को कैसे चीट कर रहे हैं, समझ में आ गया? टैप सस्ता दिखा के इसमें चिपका रहे हैं पैसा, क्योंकि जो ये खरीदेगा उसको ये खरीदना ही खरीदना है, जो ये खरीदेगा उसको ये खरीदना ही खरीदना है। सर ऐसे ना खरीद लें, टैप लगेगा ही नहीं उसमें। हर कंपनी का अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैं लोकल छाप नल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जैगवार और महंगे वाले नल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ लोग तो घर में कह रहे हैं पापा नल वल ना लगवाइए, क्लास ले जाएंगे सवेरे सवेरे, आगे वॉशर लगो, उसी खोल के पानी फिर बंद कर देंगे। चलिए, समझ गए बच्चों? समझ गए? यस यस सर। सर। ये ग्राफ Yes, मैंने sir. आपको बताया, बाद में आप पढ़ेंगे तो परेशान मत होइए। और ये बात सबको क्लियर हो गई थी? हेयर द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट। बस थोड़ी सी स्पेलिंग क्या चराने के लिए मैंने आपको लिख दिया, आप लोग गलती बोल देते हैं। एंड हेयर द रिलेशनशिप इज, इनवर्स। इधर तेल महंगा हुआ, लोगों का तेल निकल गया, गाड़ी नहीं खरीदी उन्होंने। समझ गए बच्चों? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, ग्राफ की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे आप। क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ये क्या होता है? भविष्यवाणी। मेरे को लग रहा है फ्यूचर में चीजों का दाम बढ़ेगा, फ्यूचर में चीजों की स्केसिटी बढ़ेगी, और फ्यूचर में मेरी कमाई भी बढ़ जाएगी। क्यों सर, स्मगलिंग वगैरह करने जा रहे हैं क्या आप?
अरे नहीं भाई, मेहनत और करेंगे ना। चलिए, तो बच्चों जब फ्यूचर में लग रहा है कि सामान महंगा हो जाएगा, तो टुडे वी विल बाय मोर और लेस। More. भविष्य में लग रहा है सामान महंगा हो जाएगा, तो टुडे वी विल बाय मोर और लेस। More. लग रहा है फ्यूचर में चीजों की स्कैसिटी मार्केट में ज्यादा होगी, तो आज इन चीजों को ज्यादा स्टॉक कर लें घर में। कोविड टाइम पे ऐसा हुआ था ना, लग रहा था Yes. पता नहीं दाल चावल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ लोग हलवाई की तरह सामान बनने लग गए घर में। तो वील बाय मोर और लेस। More. मेरे को लग रहा है अगले 6 महीने में मेरी इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगी। सर ये तो स्मगलिंग और सट्टे से हो सकती है। तो मैं चीजों को ज्यादा खरीदूंगा या कम? ज्यादा। मेरी इनकम बढ़ने वाली है, मैं ईएमआई ले लूंगा कार के ऊपर, मैं एक नया घर खरीद लूंगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो उसमें से पेमेंट कर देंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में बच्चों 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए। आपकी बुक में शायद आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही मिलेगा, बट रियलिटी में तीनों चीजें होती हैं। सर हमारी किताब में क्यों नहीं है? आपकी किताब सिर्फ आपको 11वीं 12वीं पास कराने के लिए बनाई गई है, कंपटीशन के लिए बनाई नहीं गई है। सीयूईटी में पूछा जाएगा, क्योंकि ये 12th क्लास में आईएससी सिलेबस में पढ़ाया जाता है, और सीयूईटी में 12th ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर भविष्य में दाम बढ़ेगा, टुडे यू विल बाय मोर। भविष्य में लग रहा है चीजें मिलेंगी नहीं, टुडे वील बाय मोर। लग रहा है हमारी इनकम भविष्य में बढ़ने वाली है, तो वील टेक मोर ईएमआईज, मोर लोन्स फॉर बाइंग न्यू हाउसेज, न्यू कार्स, ताकि उसकी ईएमआई हम फ्यूचर में पे कर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हैव पीपल Yes. अपडेटेड दिस इन देयर हॉबीज? Yes, sir. लेक्चर से Yes, नोट sir. जरूर लेके आइएगा। पीडीएफ वाले जो कंप्यूटराइज प्रिंट दिया है वो भी, और जो हैंड रिटन है वो भी। ओके, चलते हैं आगे। आई होप सो चिल्ड्रन, मैं इसकी रीडिंग नहीं कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, तो आप दुखी और नाराज तो नहीं है भाई? हाँ, क्योंकि मैं रीडर नहीं हूं। चलिए, क्रेडिट फैसिलिटी। सर ये तो क्या कहने, कितने लोगों का तो सर सो कॉल्ड रसोई इसी से चल रही है। अगर बैंक लोन फैसिलिटी फ्लेक्सिबल कर दे, क्या कर दे? फ्लेक्सिबल, बहुत आराम से लोन मिल रहा है, सड़क का कुत्ता भी चला जाए तो लोन मिल जाए, तो डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. इंक्रीज। और अगर बच्चों लोन फैसिलिटी बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए, वो पूरा डीएनए वगैरह आपका स्कैन करवा लें, देखें विजय माल्या से मिलवाएं, सेम तो नहीं है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट विल बी मोर और लेस? लेस। जब भैया लोन ही नहीं मिलेगा तो अपने आप को तो बेच के खरीदोगे नहीं। तो क्रेडिट फैसिलिटी अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। रिजिड और डिफिकल्ट हो गई तो इट विल डिक्रीज। समझ में आ गया? इसमें एक पॉइंट और होना चाहिए, टीचर्स स्ट्रिक्टनेस इन द क्लासरूम। अगर टीचर की स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी तो बच्चे पढ़ाई लिखाई कम करेंगे, क्योंकि रील नहीं बना पाएंगे ना तब। और टीचर की स्ट्रिक्टनेस कम हो जाएगी तो बच्चे क्लास में आएंगे ज्यादा, पढ़ेंगे तब भी कम ही वो लोग। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? चलिए, साइज एंड कॉम्पोजिशन बढ़ा दिया। ओल्ड एज पीपल आर ह्यूज इन द कंट्री। किस किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? मेडिसिन। सर मेडिसिन क्यों आप हर बार लेते हैं? दिन भर खाली रहते हैं, कोई काम तो होता नहीं है, दवाइयाँ खाएं कम से कम। इज दैट क्लियर? और वो जो डंडा लेके चलते हैं दादाजी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। स्पेक्टिकल्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? और अगर हमारे देश में चवन्नी अठन्नी की डिमांड ज्यादा है, सॉरी जनसंख्या ज्यादा है, तो टॉयज की डिमांड बढ़ जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. अगर Yes, sir. फीमेल्स ज्यादा है देश में, सर कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। वो आइसक्रीम की डंडी लेके नेल दिन भर मांजते रहते हैं ना अपने, अरे वही फाइल क्या बोलते हैं, वो आइसक्रीम की डंडी होती है। एक बार मेरे घर में पड़ी थी, वाइफ के कमरे में, ये आइसक्रीम डंडी यहाँ क्यों पड़ी हुई है? कह रही आइसक्रीम डंडी फाइलर होता है। मैंने कहा अच्छा, नाखून मांजने वाला। इससे अच्छा सरेस कागज ले लो जो पेंटर लोग इस्तेमाल करते हैं, अब वो कड़छी में लगा के उसी से मांज लो। समझ में गया? जबरदस्त बेइज्जती थी। चलिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जब रिच क्लास में ज्यादा होगा चिल्ड्रन, लग्जरीज की डिमांड ज्यादा होगी, और जब गरीबों में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा चिल्ड्रन, इन दैट केस नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ जाएगी। ज्यादा। समझे बात को? Yes. Yes, समझे sir. बात को? चलिए, गवर्नमेंट 10 रुपए का प्रोडक्ट जो आप बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू, इस पे 6 रुपए टैक्स लगाती थी, आपकी कॉस्ट होती थी 16 रुपए, 4 रुपए प्रॉफिट जोड़ते थे, और बाजार में कितने में चिपकाते थे पब्लिक को? 20.
अब गवर्नमेंट कह रही है 10 रुपए की चीज पे मात्र 1 रुपए टैक्स है बस। तो आफ्टर टैक्स वो आपको कितने की पड़ेगी? 11। आप तो 4 रुपए कमा के बहुत खुश हैं, तो आप उसे बाजार में कितने में बेचेंगे? 15। 15। पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट और लेस ऑफ दैट? 10 रुपए की कमोडिटी थी, आपने सरकार को वोट नहीं दिया, जाओ बेटा 9 रुपए टैक्स लगाएंगे अब इसके ऊपर। कमोडिटी कितने की हो गई? 19। मिनिमम 4 रुपए अगर प्रॉफिट नहीं कमाते तो दुकान नहीं चला पाओगे। इन दैट केस व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी चिल्ड्रन? लोग कम लेस। खरीदेंगे क्योंकि उनके पास हो सकता है उतने पैसे। सर आप कैसे मान सकते हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये मान के चलना है। दाम बढ़ेगा तो सुअर भाग जाएंगे, मतलब कस्टमर भाग जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? I hope so people are updating these things in the notes. If not Yes, at sir. Yes. present, should do it after seeing the lecture. 2x की स्पीड पे लेक्चर देख लीजिएगा। समझ गए बच्चों? तो अगले लेक्चर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। अगर टेस्ट नहीं हुआ तो टेस्ट हो गया तो कोई बात नहीं। होमवर्क इज दिस, लाइन बाय लाइन इस कंटेंट की रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। ओके, कोई क्वेरी तो नहीं है भाई किसी की? नो सर। Yes. Yes, sir.